अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। सानह मच को 6 दिन हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन लाशें लेकर धरना दिए बैठे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म उनसे मिलने आएँ। वज़ीर आज़म आएंगे तो अपने प्यारों की तदफीन करेंगे, मगर वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जैसे ही तदफीन करेंगे मैं आ जाऊँगा। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। एहतजाज का दायरा वसी हो गया है और धरने के मकामात में पूरे मुल्क में इजाफा हो गया है। कराची में 30 से ज़ायद मकामात पर धरने जारी हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, गिलगित, बाराचनार समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी हैं। शहीदों के साथ इजहार यकजहती के लिए धरने जारी हैं। वज़ीर आज़म ने आज तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म को इस तरह ब्लैकमेल नहीं करते, वरना हर कोई ब्लैकमेल करेगा। मैंने उनको मैसेज पहुंचाई है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर जब सारी डिमांड्स भी मान ली हैं और मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊँगा और लवाहिकीन के साथ मिलूंगा। और मैं फिर आज ये अब इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि अगर आज आप उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूँ और लवाहिकीन को मिलता हूँ। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सारी आपकी डिमांड भी मान ली है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप एक कंडीशन लगा दें जिसकी कोई समझ नहीं है कि जनाब जब आप प्राइम मिनिस्टर आएगा तो हम दफनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इमरान खान के जाने में ताख़ीर की वजह बहुत सारी ऐसी खुफिया इतलात हैं जो शेयर नहीं की जा सकती। इमरान खान के जाने की ताख़ीर की भी एक वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो शेयर नहीं की जा सकती। तदफीन के साथ ही तदफीन के अमल में ही प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद होंगे। जो उनके डिमांड हैं उन पर काम करना शुरू कर दिया गया है। सिर्फ बाज़ लोग इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म के बयान पर सख्त तनकीद। आपके पास टर्किश ड्रामा एक्टर्स से मिलने का टाइम है, टर्किश ड्रामास देखने का टाइम है, आपके पास अपने कुत्तों के साथ खेलने का टाइम है, लेकिन आपके पास उन मजलूम लोगों के सर पे हाथ रखने का टाइम नहीं है जो अपनी लाशें आगे रख के बैठे हुए हैं। मुसीबतों में जब वो आपको पुकार रहे हैं तो आप उनको जब ब्लैकमेलिंग कहेंगे तो आपको शर्म आनी चाहिए। लाशों से बड़ी आपकी अना है। आप वो कह रहे हैं कि हम दफना देंगे, आप आ जाएं, तो इसको आप ब्लैकमेलिंग कह रहे हैं। मरियम नवाज ने फिर कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लफ्ज़ ब्लैकमेल के इस्तेमाल पर वज़ीर आज़म पर मज़ीद तनकीद की। अब ये बच्ची जो कह रही है कि ज़ालिमों मेरे बाबा को मारने से पहले, मेरे भाई को मारने से पहले मुझे मार दो, ये ब्लैकमेलर है। ये 2 बच्चियां थीं जो मुझे वहाँ पर मिली, बिल्कुल यंग भाई था, एक का एक था, एक का दूसरा था। मुझे तस्वीर दिखाएं और कहा देखो ये मेरा भाई है, इसका गला काटा। अब ये मुझे बताएं ये ब्लैकमेलर्स हैं? ये बेहोश हो गई थी रोते रोते, ये ब्लैकमेलर्स हैं? ये जो 2 बच्चियां बैठी हैं, एक का वालिद कत्ल हुआ है और दूसरी का भाई, ये ब्लैकमेलर्स हैं? उनके मुर्दे दफनाने के बाद अगर तुम उनके पास जाओगे तो उनको तुम्हारी क्या ज़रूरत है? सिक्योरिटी क्लियरेंस हमें भी नहीं मिली, लेकिन हम वहाँ गए, जो भी हम कर सकते थे वो हमने किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी आज कोयटा धरने में पहुंचे और वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि जब तक आप यहाँ आएंगे मुजाहिरीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका होगा, आपको पहले दिन ही आना चाहिए था। मैं इमरान खान साहब से कहता हूँ कि तुम्हारी इस तकब्बुर और गुरूर और अनानियत की वजह से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। आप जरूर आएंगे, लेकिन उस वक्त आएंगे कि जब इन लोगों के सब्र के पैमाने फिर लबरेज हो चुके होंगे। आपको तो पहले दिन यहाँ हाजिर होना चाहिए था। इतने बड़े सानहे के बाद आपको कैबिनेट का इजलास इस्लामाबाद में करने की बजाय कोयटा में करना चाहिए था। ब्लैकमेल लफ्ज़ के इस्तेमाल पर होने वाली तनकीद पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की वजाहत सामने आई। शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर आज़म ने ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जो हर मामले पर सियासत करते हैं। वज़ीर आज़म मजलूमों के दुखों में बराबर के शरीक हैं और मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ दिलाना अपना अव्वलीन फरीज़ा समझते हैं। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर अली जैदी ने सानह मच के मुतासरीन के लिए तैयार किया गया मुआहदा ट्विटर पर शेयर किया और लिखा कि ये रहे मुतालबात और ये रहा मुआहदा जो पहले 2 दिन से तैयार है। मुजाहिरीन के मुतालबे के हवाले से वफाकी वज़ीर ने कहा कि अगरचा इंसानी जान की कोई कीमत नहीं चुका सकता, मगर ये बताता चलूँ कि मुआवजे की रकम में काफ़ी इजाफा कर दिया गया है। और उन्होंने अपनी ट्वीट में ये सवाल किया
कि तमाम मुतालबात तस्लीम होने के बावजूद भी वो कौन से अनासिर हैं जो इन बेगुनाह शहीदों की लाशों पर सियासत कर रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि इस मामले पर कुछ अनासिर सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपोजिशन हुकूमत पर तनकीद कर रही है। मगर लवाहिकीन क्या चाहते हैं? क्या वो हुकूमती मुतालबात को मानते हुए अपने प्यारों की तदफीन करने पर रजामंद हैं? क्या उन्हें तदफीन से रोका जा रहा है, या वो अब भी चाहते हैं कि पहले वज़ीर आज़म आएँ और उसके बाद तदफीन होगी? इस हवाले से हमने लवाहिकीन से बात की है, सुनिए। मेरा नाम अब्दुल हमीद है, शहीद का नाम अहमद शाह है, मेरे बेटे। ये जो है इमरान खान साहब, वो पहले भी आ सकते, बाद में भी आ सकते, सही बात। वो अभी आएंगे तो हम लोग को बहुत खुशी होगी, आके खुद अपनी आंखों से देख के। हम लोग वो नहीं करते, जब तक वो नहीं आएंगे हम लोग यहाँ से उठने वाला नहीं। वो आएंगे तो सही, बाद में आएंगे या पहले आएंगे। अगर पहले होता तो हम लोग कब के उसको दफन कर चुके होते। जैसे भी हो आवे, हम लोग उससे इल्तिजा आ जाए। मेरे चाचाजाद भाई है और करीम बख्श नाम है उसका। इमरान खान साहब को आना चाहिए था। इस सर्दी में उनके एहसास होना चाहिए कि इस माँ बहनें सब यहाँ पर बैठा हुआ, उनके इंतज़ार के, उनके भरोसे पर हम लोग यहाँ पर बैठा हुआ है। उनका आना चाहिए। हम गरीबों के लिए हाथ रखें हमारे सर पर, हम उसके इल्तिजा करते हैं। सिर्फ हम लोग को उसका भरोसा है कि इसलिए हम लोग यहाँ पर ठंड में बैठा हुआ है कि इमरान खान एक बाप के हैसियत हमारे पर हक रखता है, वो इसलिए आ जाए। हम उसके इंतज़ार है, इसलिए उन तक जब तक नहीं आए हम उन लोगों के इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर ठंड में बैठा हुआ है, सिर्फ इमरान खान साहब के लिए बैठा हुआ। मेरा खाला का बेटा है, सादिक उसका नाम है, तो वो शहीद हुआ है। वो बहुत बेदर्दी से उनको शहीद क्या कर दे। हमारे नुमाइंदे ना कभी नहीं माना है, क्योंकि ये हमारा डिमांड है कि जनाब इमरान खान साहब वो खुद आ जाए, उसके बाद वो हमें दिलासाई दे दे, उसके बाद हमें अपने जो शोहदा है उनको दफनाएंगे। लेकिन जो इमरान खान साहब ने बताया है कि आप अपने लवाहिकीन को, आप अपने अजीज़ों को दफनाए, उसके बाद मैं आऊँगा, तो मैं कहना चाहूँगा जनाब इमरान खान साहब को कि आप इस मरकज़ी इस मुल्क का आप बाप के रिश्ते रखते हो, तो आप खुद एक बार यहाँ पे आ जाओ, अपने अजीज़ों को देखो कि उनके गले किस तरह काटा गया है और उन पर किस तरह जुल्म किया गया है। तो आप एक बार आ जाओ और हमारे दिल से एक बार बाखबर हो जाओ कि हम पे क्या गुजरते हैं। हम लोग 22 सालों से ये लाशें उठा के हम लोग थक गए हैं। तो इस बार जब इमरान खान साहब जब तक नहीं आएंगे, हम अपने प्यारों को कभी नहीं दफनाएंगे। लवाहिकीन वाज़े कर रहे हैं कि ये उनका अपना फ़ैसला है। वो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म आएँ और ख़ुद सूरत हाल को देखें। जब तक वो नहीं आएंगे हम अपने प्यारों को नहीं दफनाएंगे। पूरे मुल्क में सानह मच के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। धरने के मकामात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रेस क्लब पेशावर से आलिमा नसीम नकवी साहिबा मौजूद हैं। गवर्नर हाउस लाहौर से डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदत मुस्लिमीन पंजाब अल्लामा हसन रज़ा हमदानी मौजूद हैं। चाइना चौक इस्लामाबाद से सूबाई सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदत मुस्लिमीन गिलगित बल्तिस्तान अल्लामा आगा अली रिजवी मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नसीम नकवी साहिबा, कहा वज़ीर आज़म ने कि आपके तमाम मुतालबात मान लिए हैं, जैसे ही आप दफनाएंगे मैं फौरी तौर पर वहाँ आ जाऊँगा। आप भी लवाहिकीन से अपील करेंगी कि वो अपने प्यारों को दफना दें ताकि ये मामला आगे बढ़े। वज़ीर आज़म आने को तैयार हैं। इमरान खान इस ज़िद पर क्यों अटके हुए हैं कि वो तदफीन चाहते हैं कि तदफीन हो जाए। जब वो पहुँचे, तदफीन के बाद कोई जनाजों में जाता है, किसी के साथ हमदर्दी करता है, तदफीन के वक्त मौजूद होना ज़रूरी होता है। हमारा मज़हब ये हमें सिखाता है कि तदफीन के वक्त वहाँ पर होना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि इमरान खान ने ये तदफीन की जो है वो शर्त लगा दी है कि जब तक तदफीन नहीं होगी मैं उस वक्त तक नहीं जाऊँगा। कोई इमरान खान, आप सोचिए तो सही, क्या सियासत कर रहे हैं इमरान खान, या वो ख़वातीन सियासत कर रही हैं जो अपने लाशों को लेकर बैठी हुई हैं, जो अपने बेटों के लाशों को लेकर बैठी हुई हैं, जो माएँ, जो बहनें अपने भाइयों के लाशों पर रो रही हैं ज़ाहिर कतार, जो औरतें रो रही हैं। वो तो गरीब गुरबा लोग थे, वो तो मजदूरी करने गए थे, वो तो शाम को कमा के लेकर आते और अपने माँ बहनों का पेट भरते। मैं उनसे पूछती हूँ, सवाल करती हूँ, इमरान खान, क्या जिसका 6 बहनों का एक भाई हो वो मारा जाए तो क्या वो 6 बहनें जो हैं वो सियासत कर रही हैं? वो हर के सियासत नहीं कर रहे हैं।
हम सियासत नहीं कर रहे हैं, हम उन मजलूमों के साथ हैं, हम हक के साथ हैं, हम बातिल के साथ नहीं हैं। जब तक धरना देंगे, जब तक वज़ीर आज़म नहीं जाएंगे वहाँ पर और उनके जायज़ मुतालबात को पूरा नहीं करेंगे। अमदानी साहब, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैं आऊँगा, जैसे ही धरना ख़त्म होगा मैं आने के लिए तैयार हूँ, डिमांड्स मान ली हैं और इस तरीके से किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को नहीं ब्लैकमेल करना चाहिए। आप कहेंगे, लवाहिकीन से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपने प्यारों को दफनाएं, वज़ीर आज़म आने को तैयार हैं। शाहज़ेब भाई, मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ या कौम क्या मशवरा दे सकती है शहदा के लवाहिकीन को कि जब हमारे मुल्क जो रियासत है हमारी वो माँ का दर्जा रखती है और रियासत का सरबराह बाप का दर्जा रखता है और बाप ज़ख्मों पे मरहम रखने के बजाय नमक छिड़के, और आज नमक छिड़कने का नतीजा आप देखेंगे शरकपुर से कराची मोटरवे बंद है, इस्लामाबाद मोटरवे ककवाल से बंद है और लाहौर के रास्ते सारे बंद कर दिए गए हैं, ठोकर न्याज बेग से बंद है, इमामिया कॉलोनी से धरना दिया हुआ है और फाटक बंद है और रास्ता बंद है। इसी तरह चुंगी मरसदू पे फिरोजपुर रोड बंद है, यानी लाहौर के दाखिली रास्ते सारे बंद कर दिए गए हैं। यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को भी मशवरा देना चाहिए कि जनाब अली अपनी अना को छोड़िए, अनानियत को छोड़िए और जाइए और जाके शोधा के ज़ख्मों पे मरहम रखिए, शोधा के पुरसा के ज़ख्मों पे मरहम रखिए। आप तसव्वुर करें कि वो शोधा के जिनके जिस्मों के टुकड़े कर दिए गए, उनकी माएँ बहनें बेटियाँ जब उनके 6 दिनों से लाशें -9 डिग्री सेंटीग्रेड में रख के बैठी हैं, तो ऐसी हालत में हम या मेरी कौम का फ़र्द क्या मशवरा दें उनको? वो हमसे बेहतर समझते हैं कि 22 सालों से जो जनाजे उठा रहे हैं उन्होंने क्या करना है। हमें मशवरा देना चाहिए अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। अभी मशवरा दीजिए, हम उन्हीं को मशवरा देंगे कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आप तशरीफ़ ले जाइए, शुहदा के वो रसा के ज़ख्मों पे मरहम रखिए। अल्लामा आगा अली रिजवी साहब, ज़ाहिर है शोहदा के जो लवाहिकीन हैं वो इस वक्त दर्द में हैं और हमने दिखाया भी कि वो कह रहे हैं हमारा अपना फ़ैसला है, हम उस वक्त तक नहीं दफनाएंगे अपने लवाहिकीन को जब तक कि वज़ीर आज़म नहीं आ जाते। आप क्या कहिएगा? हमने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन जो कमेटी है, शोहदा की कमेटी बनाई हुई है, वो जो भी डिसीजन लेंगे हम उनके ताबी हैं। लिहाजा अगर वो पहले दफन कर देते हैं या बाद में रखते हैं, वो जो हुक्म देंगे हम उनके ताबी हैं। उनकी हिमायत में इजहार यकजहती के लिए पूरे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं आज जुमे के बाद भी तज़ाहुर और ये एहतजाजात हुए हैं, ये धरने लगाए यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि फ़ौरन जाए, जनाजे में शरीक हो, उनकी दिलजोई इसी से हो सकती है, शरीक हो। अफसोस का मकाम है, रियासत का सबसे बड़ा अहदेदार जो बाप की हैसियत है वो कहते हैं कि पहले दफना दें फिर उसके बाद हम जाएंगे। उस बाद में जाने की आपकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, पहले जाएंगे तो आपकी इज़्ज़त रहेगी। और आज जो वज़ीर आज़म ने बयान दिया है कि मुझे कुछ लोग ब्लैक लाशों के सियासत और ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब आपके वो एडवाइज़र जो आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि कोयटा में मत जाएँ, ये हैं ब्लैक मेलर, ये आपको ब्लैक मेल कर रहा है। अवाम ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, शोहदा के वारिसिन आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं। लिहाजा हम उनकी हिमायत में यहाँ पे बैठे हुए। पूरे पाकिस्तान में तशय्युअ भी है, अहले सुन्नत भी है, देवबंद भी है, जनाब अली, तमाम सेट के लोग, तमाम मकाती फ़िक्र, तमाम सियासी मजहबी पार्टी के लोग मुसलसल आ रहे हैं और हमारे साथ मिल रहे हैं। वज़ीर आज़म से हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप अपने आप को फिरौन न बनाएं, शद्दाद न बनाएं, अपने आप को मुश्किल में न फंसाएँ। आपको वहाँ पे जाना और उनको हमदर्दी करना और जनाब अली साथ मिल के लाशों को दफनाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है, शरई वजीफ़ा है भी, कौमी वजीफ़ा भी है। बहुत शुक्रिया। सबकी गुफ्तगू आपने सुनी, डेडलॉक बरकरार है। वज़ीर आज़म की आज की तकरीर ने मामला और बिगाड़ दिए हैं, पूरे मुल्क में यह एहतजाज फैल गया है। हमने मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा को आज प्रोग्राम में आने की दावत दी, अली ज़ैदी साहब को भी दावत दी, मगर कोई आज प्रोग्राम में आने को तैयार नहीं हुआ। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी से, जो अमेरिका से लंदन पहुँचे हैं। हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा था उनका लंदन जाने का कोई इरादा नहीं है, मगर वो लंदन पहुँचे हैं। फिर नवाज़ शरीफ से मुलाकात की इतलात आई, अहम पैगाम लेके गए हैं, ये इतला आई। हमारे साथ अब्बासी साहब मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी अमरीका से वापसी पर लंदन पहुंचे और फिर इतलात आई कि उन्होंने अपनी पार्टी के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। हमारे साथ शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब ज़ाहिर है आप पहुंचे, इतलात आई कि आपकी मुलाकात भी हो गई है। लंदन में तो रूल्स बड़े डिफरेंट हैं, क्वारंटीन में जाना पड़ता है और आपने जाते हुए कहा था कि मेरा कोई इरादा नहीं है, लंदन तो लॉकडाउन में है, कि मैं नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करूँ या लंदन जाऊँ, मगर आप लंदन गए, क्या ज़रूरत पेश आई? नहीं, वापसी पे मेरे ख्याल से कि फ्लाइट लंदन से हो जाए
तो वो हो गई और ताज़ियत के लिए मैं जाना चाहता था उनके पास, लेकिन यहाँ क्वारंटीन के रूल्स ऐसे हैं कि अगर मुलाकात आप करें किसी से तो फिर आपको भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 14 डे का क्वारंटीन है, और जो मिलता है उसको भी प्रॉब्लम होता है। तो चूंकि वो पब्लिक फिगर हैं तो ये बात अगर रिपोर्ट हो जाए और तो फिर वो ज़रा क्वारंटीन की वायलेशन हो जाती है, तो इसलिए मुश्किल लग रहा है। बहरहाल अगर कोई तरीका लीगल हुआ तो इंशाल्लाह मुलाकात ज़रूर करेंगे, और बुनियादी तौर पर मकसद जो यही है कि उनकी वालदा की ताज़ियत जो है वो की जाए। तो भाई साहब, अगर आपकी अभी तक मुलाकात हुई नहीं है, आप लंदन गए क्यों? आपको पता भी था कि फिर तो आप क्वारंटीन में फंस जाएंगे। यहाँ आप कमिटमेंट देके गए, आपको जाने की 2 हफ्ते की इजाज़त मिली थी, आप वापस वक्त पर नहीं आ पाएंगे, तो आप लंदन जाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? नहीं, मैं वापस वक्त पे आ जाऊंगा। वो तो मैंने पहले ही उनको प्रोग्राम सारा बता दिया था, तो वापसी का कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ जो मुलाकात है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो मुलाकात ज़रा मुश्किल है यहाँ पर। आपकी यकीनी तौर पर बात तो नवाज शरीफ साहब से हुई होगी, क्या वो मुतमईन है? क्योंकि जो पहला फेज था आपकी पीडीएम का वो उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ। 31 दिसंबर से डेडलाइन शुरू हुई, 31 जनवरी पर डेडलाइन गई। अब सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लिया जाएगा, बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लिया जाएगा, लॉन्ग मार्च उसके बाद ही होगा। तो पहला मरहला तो नाकाम हुआ है, तो मियां नवाज शरीफ साहब मुतमईन है? नहीं, मेरी मियां साहब से वक्तन फवक्तन बात होती रहती है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पीडीएम जितनी सक्सेसफुल मूवमेंट है पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। पहला मरहला आपने खुद ही देख लिया, जो 6 जलसे हुए, तारीखी जलसे थे। मीडिया पर जो कंट्रोल्स हैं उसकी वजह से लाहौर जलसे को बड़ा अंडरमाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे, मैं खुद मौजूद था, एक तारीखी जलसा था। उसके बाद जो रैलीज हो रही हैं वो भी तारीखी हैं। आप भावलपुर की देख लें, बन्नू की देख लें, इसके बाद भी रैलीज हैं। तो जो पीडीएम की जो पॉलिसी है, जो पीडीएम की स्ट्रेटजी है, वो वक्त के साथ चलती रहेगी। हम हालात को देखेंगे, असेस करेंगे, उसके मुताबिक फैसले करेंगे, और इसके सरबराही इजलास होते रहते हैं, स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग होती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अपने ट्रैक पर है, एक बहुत कामयाब तहरीक है, और इंशाल्लाह ये जो रिजल्ट्स हैं, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जो निज़ाम की तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो आपको मिलेगी। मगर भाई साहब, आप और ये बाकायदा तौर पर नजर आ रहा था कि नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान एक पेज पर हैं, जरदारी साहब एक अलग पेज पर हैं, और अब वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों एक ही पेज पर आ गए हैं। ये कुछ राबतों की वजह से हुआ जो शहबाज शरीफ साहब से किए गए, फिर शहबाज शरीफ साहब ने कोई पैगाम पहुंचाए उसकी वजह से हुआ, कोई ग्राउंड रियलिटीज की वजह से हुआ? कैसे एक पेज पर आ गए दोनों? देखिए, पेज पर आने की बात नहीं है, हर एक की अपनी राय रही है। जब से पीडीएम बनी है, हर जमात की अपनी एक राय रही है। मुशावरत होती है और फिर एक फैसला हो जाता है, फिर उसी फैसले पर सारे पाबंद रहते हैं। तो अभी इस्तीफों पर, बाई इलेक्शंस पर, सेनेट के इलेक्शन पर, ये सब फैसले जो हैं ये वक्त के साथ होते रहेंगे। इसमें कोई 2 पेज पर होने की बात नहीं है, सारे एक पेज पर ही होंगे। उसमें हालात के मुताबिक उनको अपने फैसलों को एडजस्ट करना पड़ता है, अपनी स्ट्रेटजी को एडजस्ट करना पड़ता है, वो हम करते रहेंगे। तो कोई दरारें पड़ने की जो एक तवक्को हमेशा की जाती है वो ना है और ना इंशाल्लाह होगी। ये सब मुत्तफिक है, सारे एक पेज पर हैं। मतलब मगर आपका जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था वो हुकूमत हटाना था, ना कि हुकूमत का एतमाद बढ़ाना था। अब आपकी मूवमेंट के बाद हुकूमत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रही है। जब से सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया, वज़ीर आज़म ने कहा कि जी इनकी तो तहरीक जो थी पीडीएम वो दफन हो गई है, और अब ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत ज़्यादा पुरएतमाद है। तो क्या ये ऑब्जेक्टिव था पीडीएम का? देखिए, मैं वज़ीर आज़म साहब की बातों को ज़्यादा वजन नहीं देता। जिस किस्म की बातें वो पिछले 2 साल से कर रहे हैं, और जो कल और आज उन्होंने बातें की हैं कोयटा के जो शोहदा के बारे में, ये बड़ी अफसोसनाक बातें हैं। तो उनसे तो कोई मुझे तवक्को नहीं है कि कोई अकल की बात करेंगे। लेकिन ये एक हकीकत है कि हर तहरीक जो होती है वो अपने हालात को देखकर अपनी स्ट्रेटजी को एडजस्ट करती है। तो हम उसके अपने मुताबिक चल रहे हैं। जो हमने फैसले 20 सितंबर को किए थे उसके मुताबिक ही हैं। तो ये अगर बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना है मुशावरत से होगा, सेनेट में हिस्सा लेना है मुशावरत से होगा, तमाम पार्टियों के इत्तेफाक से होगा, उसमें एक दूसरे से मुशावरत भी रहती है।
और इस्तीफे कब देने हैं, कैसे देने हैं, ये भी मुशावरत से फैसले किए जाएंगे। यही पहले दिन से हमारी स्ट्रेटजी है। मगर भाई साहब आप जनवरी में ना आए, फरवरी में ना आए, मार्च में सेनेट के इलेक्शन के बाद जब आप आएंगे, उसके बाद भी पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है कि हम धरने के हामी नहीं है, लॉन्ग मार्च के हामी जरूर है। आप आएंगे कि इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करके और जलसा करके वापस चले जाएंगे, उस वक्त भी जरदारी साहब आप पे हावी आ जाएंगे? देखिए, ये उनकी पीपल्स पार्टी की अपनी राय है, बिल्कुल हम राय का एहतराम करते हैं, लेकिन जब मुशावरत होगी तो पीडीएम एक फैसला करेगी और उस फैसले के सारे पाबंद होंगे। क्योंकि मैं नहीं समझता कोई जमात भी ऐसी है जो पीडीएम से नाराज करना चाहती है, पीडीएम के जो मकसद है उससे इत्तेफाक नहीं करती, सारे उस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं। मैंने कहा कि तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है, बातचीत होती है, आखिर में बात तय हो जाती है। यही तरीका अभी तक रहा है और इंशाल्लाह यही होगा। आप पीडीएम को इंशाल्लाह मुत्तफिक पाएंगे, कोई वफाक आप इंशाल्लाह पीडीएम में नहीं देखेंगे। भाई साहब, एक जो सिनेरियो था जिसमें ये दावा किया जाता था कि जी पीडीएम का प्लेटफॉर्म, इससे अब जो भी अलग होगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी, अब भी वो सिनेरियो रह गया है? जब आप अपनी डेडलाइंस नहीं मीट कर पाए हैं, सेनेट इलेक्शन में जा रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी अलग भी होती है या कोई और जमात अपना रास्ता अलग करती है, क्या अब भी पीडीएम आप समझते हैं उतनी ही ताकतवर रह गई है कि जिसकी वजह से अगर वो अलग हो जाए तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी? देखिए, जो पीडीएम की डेडलाइन हमने रखी थी, हमने सारी मीट की हैं। हमने कहा था दिसंबर तक जलसे होंगे, मुकम्मल हुए। उसके बाद 1 महीने की एहतजाजी रैलीज है वो चल रही हैं। अगली स्ट्रेटजी भी हम बना रहे हैं कि इलेक्शन में कैसे हिस्सा लेना है, बाई इलेक्शन के अंदर जो सेनेट है उसके अंदर कैसे हिस्सा लेना है, या इस्तीफे कब देंगे, कैसे देंगे, ये सब फैसले वक्त के साथ हो जाएंगे। इनकी अपनी डेडलाइंस हैं। जो बात यह है कि जो जमात, पीडीएम कोई हसूल इक़्तिदार की तहरीक नहीं है। पीडीएम एक बुनियादी मकसद की तहरीक है कि जिस निज़ाम के तहत हमारा मुल्क आज तक चलता रहा है, उस निज़ाम ने मुल्क को बेहतरी नहीं दी, उससे मुल्क को रिजल्ट्स नहीं दिए, तो आज वक्त है कि उस निज़ाम को तब्दील किया जाए। इस पर सारे मुत्तफिक हैं और मगर वो सियासी नुकसान ही पाएगी, क्योंकि ये वो मकसद है, ये वो बयानिया है जिससे हर पाकिस्तानी इत्तेफाक करता है। मगर भाई साहब, आपने एक डेडलाइन अपने लिए रखी थी और फिर डेडलाइन हुकूमत के लिए रखी थी जो 31 जनवरी थी। वाज़े तौर पर 31 जनवरी तक ना ही वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा देना है, ना ही आप लोग उनसे वो इस्तीफ़ा ले पाएंगे। तो आपकी अपने लिए रखी गई डेडलाइंस पूरी हुई हैं, जो हुकूमत के लिए डेडलाइन रखी थी वो नहीं पूरी हुई। हनूज दिल्ली दूर रास्त, 31 भी यही है। उसके बाद हम फैसला कर लेंगे कि आगे पीडीएम का क्या तरीका होगा। हमारी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। हम चाहते हैं कि अवाम को एक मौका दिया जाए, मुल्क के निज़ाम जो इक़्तिदार गवर्नेंस का है उसको तब्दील किया जाए, जिस तरह हम करते रहे हैं उसको आइन के मुताबिक किया जाए। हमारी ये डिमांड है और हम ये समझते हैं कि मुल्क की बेहतरी, मुल्क की तरक्की का इन्हिसार इसी बात पर है। तो मियाँ साहब से मिले बगैर ही आ जाएंगे या कहीं चलते फिरते पार्क में वॉक करते हुए कोई मुलाकात करके ही आएंगे और कुछ मामला डिस्कस करके आएंगे? जी, वॉक का ये एक मकसद, देखिए मामला तो आजकल जूम भी है, स्काइप भी है, आजकल व्हाट्सएप भी है, बातचीत तो हर वक्त हो सकती है। मेरा बुनियादी मकसद एक पुराना ज़ाती ताल्लुक है पिछले 32 साल से, तो मेरी ये कोशिश थी कि दुआ के लिए उनके पास जाया जाए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जिस तरह भी वो पूरा हो जाए, आइन अपना कानून के अंदर रहते हुए। यहाँ कानून हैं और सख्त हैं और बड़े वाजे हैं, तो उसके अंदर रहकर इंशाल्लाह वो एक जो इखलाकी जिम्मेदारी है वो भी इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आम पर बात करेंगे। तमाम तर हुकूमती दावों, वादों, ऐलानात और इक़दामात के बावजूद चीनी की कीमतों में फिर से इजाफा होना शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। सिर्फ रवा हफ्ते चीनी की कीमत में 7.2% का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मुल्क भर में चीनी की कीमतें 100 रुपये फ़ी किलो तक ज़्यादा से ज़्यादा हो गई हैं, जबकि इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते चीनी की कीमत में 2.3% का इजाफा हुआ था, जिसके बाद चीनी की कीमत 82 रुपये से बढ़कर 84 रुपये फ़ी किलो हो गई थी और 2 हफ्ते पहले भी चीनी की कीमतों में 13 पैसे का इजाफा हुआ था। यानी चीनी की कीमतों में एक बार फिर से मुसलसल हर हफ्ते इजाफा हो रहा है। हालांकि हुकूमत ने दावा किया था कि चीनी की दरामद शुरू हो गई है, अब चीनी की कीमतों में कमी आएगी और आएगी। साथ ही कहा गया कि क्रशिंग सीजन का आगाज हो गया है, जिससे कीमतों में वाज़ेह कमी आएगी।
चीनी की कीमतों में कमी आई थी, जिस पर इमरान खान ने अपनी टीम को मुबारकबाद भी दी थी। 2 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्विटर पैगाम में कहना था कि हुकूमत की कामयाब मुदाखलत के बाद चीनी की एक्स मिल्क कीमत 20 दिन में 20 रुपए फी किलो कम हो गई है, जबकि दरामदशुदा चीनी की कंट्रोल्ड रेट पर दस्तयाबी और क्रशिंग सीजन के वक्त पर आगाज को भी यकीनी बनाया गया है। इसके 10 दिन बाद उनका एक और ट्वीट में कहना था कि मुल्क भर में चीनी गुज़िश्ता माह 102 रुपए फी किलो के मुकाबले में 81 रुपए फी किलो की औसत कीमत पर मिल रही है। मैं अपनी टीम को उनकी कामयाब हिकमत अमली पर मुबारकबाद कहना चाहता हूं, मगर ये कमी सिर्फ चंद दिन की ही रही और फिर से शुगर माफिया ने चीनी की कीमतें 100 रुपए तक पहुंचा दी हैं। औसत कीमत 90 रुपए हो चुकी है। हालांकि इस हुकूमत के आने के बाद बार बार शुगर का क्राइसिस आया है। पहले शुगर कमीशन की रिपोर्ट बनाई, उसकी रिपोर्ट आने के बाद चीनी की कीमतें और बढ़ गई। कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट आई, फिर वादा किया गया कि अब हमें सब पता चल गया है। वजीर आजम ने टाइगर फोर्स से खिताब करते हुए 17 अक्टूबर को यह कहा। अब तक शुगर मिल्स को किसी ने नहीं पूछा था, जो भी वो कीमत देते थे वो चाहते थे, जो कीमत का वो फैसला करते थे वो कीमत आ जाती थी। पहली दफा एक बड़ी डिटेल्ड तफसील में इंक्वायरी हुई है, हमें सब चीजें पता चल गई हैं और इंशाअल्लाह ये भी मैं आज अपनी कौम के सामने कहता हूं कि जो अब हम प्लान लेके आ रहे हैं, आगे आपको इस तरह महंगी चीनी नहीं मिलेगी। आवाम को एक दफ़ा फिर 100 रुपए तक की चीनी मिल रही है। माहिर अजनास शमसुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद है। शमसुल इस्लाम साहब बहुत शुक्रिया। मतलब चीनी की कीमतों में कमी आ रही थी, अभी तो क्रशिंग सीजन चल रहा है, गर्मियां नहीं आई हैं, चीनी की डिमांड वैसे ही सर्दियों में कम होती है, क्या वजह है कि अचानक बढ़ना शुरू हो गई है? देखिए जी, FBR ने एक SRO इशू किया 889, उसकी रोज़ से इनको जो है शुगर मिल्स को भी पाबंद किया कि वो 1 जनवरी तक जो है कैमरे लगवाएंगे, AVS सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। अभी उसकी 15 दिन की और एक्सटेंशन दी है। मार्केट में आपको पता है कि होल्डर्स जो हैं वो एक एक खबर के ऊपर नज़र रखते हैं और जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो उसको देख के अंदाज़ा उन्होंने लगा लिया था कि तमाम 85 मिल्स जो हैं दिसंबर 10-15 तक ये था कि सिर्फ 10-15 लोगों ने ही कोटेशन ली थी, इंस्टॉलेशन तो अभी तक हुआ ही नहीं है। तो उसकी वजह से उन्होंने होर्डिंग स्टार्ट की और स्पेकुलेटर्स ने सट्टा खेलना शुरू कर दिया, जो पहले भी सट्टा होता था। और जब क्रैकडाउन हुआ था लास्ट सीजन का, आपको याद होगा, उसके बाद सट्टा बंद हो गया था, लेकिन अब फिर सट्टा पूरे ज़ोरों से हो रहा है और फॉरवर्ड सेल्स भी हो रही है और उसी की वजह से ये सारी प्राइस बढ़ी। हालांकि लोकल मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, कंज्यूमर बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि जब भी विंटर सीजन होता है आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है और असल डिमांड शुरू होती है जब आपकी गर्मी बढ़ना शुरू होती है, जब बेवरेज का इस्तेमाल होता है। तो अभी तक तो कोई डिमांड भी नहीं है और ये प्योरली स्पेकुलेशन हुई है, उसकी वजह से मार्केट बढ़ी है। और आपको मैं एक मिसाल देता हूं कि आपको याद होगा कि लास्ट सीजन 2019 का जो था उसमें जब गन्ना बहुत रिकॉर्ड हाई पे उन्होंने परचेज किया था, तो उस वक्त दिसंबर जनवरी के टाइम पे 62 की शुगर बिक रही थी और इस दफ़ा दिसंबर जनवरी का जो टाइम आया एंड का, उसमें जो है वो 88 और 87 तक की मार्केट को टच कर गया। तो इसमें तो कोई ऐसी तब्दीली नहीं आ सकी, ना कोई रिफॉर्म्स हुए ना करेक्शन हुई। जो आपने एक शुगर रिफॉर्म्स कमेटी भी बनाई थी उसने भी कोई काम नहीं किया, हालांकि उन्होंने बड़े उसमें दावे किए थे कि हम तय तक पहुंच गए हैं और हम इसके ऊपर इसको रोक लेंगे। लेकिन आप अगर देखें तो क्रशिंग सीजन भी उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ जैसे हमेशा स्टार्ट होता था। अब हमेशा ये होता था कि अक्टूबर के शुरू में चंद मिलें स्टार्ट करती थी और 15 और 20 नवंबर तक जो है क्रशिंग स्टार्ट हो जाती थी। मगर कोई उम्मीद रखी जाए, हुकूमत जब ऐलान करती है कार्रवाई का, कीमतें और बढ़ जाती हैं। 200 अरब रुपए से ज्यादा इस हुकूमत के होते हुए शुगर माफिया आवाम की जेब से निकाल चुका है। कोई उम्मीद रखी जाए कि ये दोबारा नीचे आ जाएंगी? प्राइसेस जो है वो आपको मैं बताऊं कि फरवरी में बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा, आपकी शुगर की प्राइसेस बढ़ेंगी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी बढ़ी हुई है और उसके हिसाब से आपका जो है उनको पता है कि अब इंपोर्ट करके इतना इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन नहीं हो सकता। हुकूमत को ये चाहिए कि इस वक्त जो है इंपोर्ट को फिर खोल दें और आप जो सेल्स टैक्स आपने लास्ट टाइम दिया था कि सेल्स टैक्स 1% होगा इंपोर्ट स्टेज पे और उसके बाद जब आप लोकल सेल करोगे तो 17% होगा, उसको ख़त्म करें क्योंकि इंपोर्ट स्टेज पे सेल्स टैक्स लगाना ही बेवकूफ़ी की बात है कि आप एक कैपिटल आपका जो था वर्किंग कैपिटल उसको फ्लो को जो आप डिस्टर्ब करते हो आप उसको सेल्स टैक्स के बगैर इंपोर्ट करें और उसके बाद जब वो सेल्स करता है कोई भी इंपोर्टर जितनी क्वांटिटी लाता है उसकी इंपोर्ट जो है वेरीफाइड है, उसकी सेल्स के हिसाब से आप उसे सेल्स टैक्स वसूल कर लो। तो ये सारा मॉनिटर हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा फिर प्राइसेस बढ़ेंगी क्योंकि अगर आप देखें कि 3 हफ्तों के दौरान जो है 17 रुपये किलो बढ़ गए हैं और इसके जो लास्ट ईयर का सीजन था इसी टाइम पे उस वक्त अगर आपकी 62 की मार्केट थी तो आज अगर 88 की मार्केट है तो इसकी बेस पे मैं अंदाज़ा लगा रहा हूं कि फरवरी के एंड में आपकी जो प्राइस जो है 100 रुपये से भी ऊपर क्रॉस कर जाएगी।
बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इकदाम करे, वज़ीर आज़म इकदाम का ऐलान करते हैं, अपनी टीम को मुबारकबाद देते हैं। 1 महीना भी कीमतें नीचे नहीं रह पाई। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बरामदात के साथ साथ दिसंबर का महीना तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस के लिए भी एक अच्छा महीना रहा और पाकिस्तान ने सिर्फ दिसंबर के महीने में 2.4 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र वसूल की, जबकि दिसंबर के महीने में ही 2.3 अरब डॉलर्स की बरामदात भी रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म ने आज इस हवाले से ट्वीट किया कि तरसीलात ज़र के हवाले से एक और रिकॉर्ड महीने पर मैं अपने समंदर पार पाकिस्तानियों का मशकूर हूँ। माशाअल्लाह, पहली मरतबा पाकिस्तान की तरसीलात ज़र मुसलसल 6 माह तक 2 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं। रवा माली साल के इन 6 माह की तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 14.2 अरब डॉलर रहा, जो गुज़िश्ता बरस से 24.9% ज़्यादा है। दिसंबर में बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा एक अच्छी खबर है, मगर दिसंबर ही के महीने में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 32% से बढ़कर 2.68 अरब डॉलर्स पर पहुंच गया है, जिसकी वजह दिसंबर के महीने में 5 अरब डॉलर्स की दरामदाद है। यानी गुज़िश्ता साल के दिसंबर के मुकाबले में बरामदाद में तो 18% का इजाफा हुआ और वो 1.9 अरब डॉलर से बढ़कर 2.3 अरब डॉलर्स पर पहुंची, मगर दरामदाद में ज़्यादा इजाफा हुआ, यानी 25% का इजाफा हुआ और वो गुज़िश्ता बरस के 4 अरब डॉलर से बढ़कर 5 अरब डॉलर्स हो गई है। जुलाई से दिसंबर के 6 माह में तिजारती खसारा गुज़िश्ता बरस के 11.6 अरब डॉलर से बढ़कर 12.4 अरब डॉलर्स पर पहुंच गया है। यानी दरामदाद में इजाफे का रुझान बरामदाद में इजाफे के रुझान से ज़्यादा है। और अगर मईशत में और बेहतरी आती है तो दरामदाद में मजीद इजाफे की वजह से एक्सटर्नल सेक्टर पर दबाव आने का खदशा है। तेल की कीमतें $50 से ऊपर जा चुकी हैं। LNG महंगी खरीदी गई है। कोरोना के बाद सफ़र खुलने की वजह से सर्विसेज सेक्टर की दरामदाद में इजाफे की वजह से दबाव बढ़ सकता है। अगर कोरोना काबू में आ गया, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि सफ़र खुलने के बाद ऑफिशियल चैनल से तरसीलात ज़र उसी रफ्तार से आती रहेंगी या नहीं। इसलिए तमाम नज़रें इस बात पर हैं कि पाकिस्तान की बरामदाद में मुसलसल इजाफा हो, बरामदी सेक्टर में सरमायाकारी हो, ताकि मुआशी तरक्की के साथ बैरूनी सेक्टर का दबाव ना आए, जो हमेशा पाकिस्तान की मईशत पर आ जाता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को इक़्तिदार की मुंतकली की तकरीब में जाने से इनकार कर दिया है और अब से कुछ देर पहले उन्होंने ट्विटर पर यह बयान जारी किया है कि वो 20 जनवरी की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक नहीं होंगे। अमेरिका में इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। 150 साल बाद सदर ने नए आने वाले सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में जाने से इनकार कर दिया है। ट्रंप के पास सिर्फ 12 दिन का वक्त रह गया है और उसके बाद अमेरिका की सदारत जो बाइडेन के पास आ जाएगी। मगर जाने से पहले जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों को कैपिटल हिल पर हमले के लिए उकसाया, अब उन्हें उसके नताइज भुगतने पड़ रहे हैं। ट्रंप के अपने ही करीबी साथी उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया के 8 ओहदेदारान ने इस्तीफों का ऐलान कर दिया है। ट्रंप काबीना की 2 खवातीन अराकीन भी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुकी हैं, मगर अब बात सिर्फ इस्तीफों तक महदूद नहीं है। ट्रंप को 12 दिन पहले यानी इख्तिदार की मुद्दत खत्म होने से पहले ही ओहदे से हटाने की बातें की जा रही हैं। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ऐलान किया है कि ट्रंप इस कौम पर हमला आवर हुए हैं। नायब सदर 25th अमेंडमेंट को लागू करके इस अमेरिकी सदर को हटा दें, वरना हम इम्पीचमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के खिलाफ बगावत को उकसाया। अमरीकी जमहूरियत की निशानी कैपिटल हिल की बेहुरमती करके जो फातिहाना खुशी मनाई गई और जिस तरह कांग्रेस पर हमला किया गया, ये वो खौफनाक मनाज़िर हैं जो अमरीकी तारीख में हमेशा एक धब्बे के तौर पर रहेंगे और ये सब अमरीकी सदर के उकसाने पर हुआ। इन बाग़ियाना इक़दामात का मुतालबा करके अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हमारी कौम और आवाम पर हमला आवर हुए हैं। सेनेट के डेमोक्रेट्स लीडर की नुमाइंदगी करते हुए मैं नायब सदर माइक पेंस से मुतालबा करती हूँ कि फौरी तौर पर 25th अमेंडमेंट को लागू करके इस अमरीकी सदर को हटा दिया जाए। अगर नायब सदर और काबीना इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाती तो कांग्रेस सदर को हटाने के लिए इम्पीचमेंट के अमल पर तैयार रहेगी। 199 डेमोक्रेट्स अराकीन इस बात की हिमायत कर रहे हैं कि सदर ट्रंप को इम्पीचमेंट या आइन की 25th अमेंडमेंट के जरिए हटाया जाए, जबकि एक रिपब्लिकन रुकन ने भी इसकी हिमायत की है। 25th अमेंडमेंट के मुताबिक अमेरिका का नायब सदर
अमरीकी सदर की पोजीशन उस वक्त ले सकता है जब सदर अपने फ़राइज़ अंजाम देने के काबिल ना हो। मिसाल के तौर पर अगर सदर जिस्मानी या जहनी बीमारी में मुब्तला हो या नाअहल हो गया हो तो 25th अमेंडमेंट के तहत नायब सदर अक्सरियती काबीना अराकीन के साथ मिलकर सदर को हटा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें दोनों हाउसेज में एक खत पर दस्तखत करके देना होंगे। सदर ने अगर काबीना की फाइंडिंग को चैलेंज कर दिया तो मामला कांग्रेस के पास जाएगा और कांग्रेस में अक्सरियती वोट के साथ फैसला होगा कि सदर अपने ओहदे पर रह सकता है या नहीं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट की कार्रवाई की जाती है तो अमेरिका की तारीख में पहली बार होगा कि एक सदर 2 बार इस कार्रवाई का सामना करेंगे। लेकिन यह कैसे होगा अब तक वाज़ेह नहीं है, क्योंकि सिर्फ 12 दिन हैं और इस अमल के लिए वक्त लगता है। कुछ माहिरीन का कहना है कि ट्रंप की मुद्दत पूरी होने के बाद भी इंपीचमेंट की कार्रवाई चल सकती है। उनके दोबारा सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के इम्कानात को ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं। ट्रंप पर इस वक्त दबाव बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते दबाव के साथ ट्रंप के लहजे में नरमी आती जा रही है, मगर इस नरमी को भी वक्ती और बाइस से मजबूरी करार दिया जा रहा है। आज वीडियो बयान जारी करते हुए ट्रंप का कहना था कि तमाम अमरीकियों की तरह मुझ पे भी कैपिटल हिल में तशद्दुद, लाकानूनियत और तबाही के हवाले से गुस्सा पाया जाता है। नई इंतजामिया 20 जनवरी से आएगी। अब मेरी तवज्जो इक़्तिदार की मुंतकली पर होगी। ट्रंप दबाव में नजर आए और उन्होंने देख कर ये पूरा बयान पढ़ा। Like all Americans, I am outraged by the violence. तमाम अमरीकियों की तरह मुझ में भी तशद्दुद, लाकानूनियत और तबाही के हवाले से गुस्सा पाया जाता है। मैंने फौरी तौर पर नेशनल गार्ड्स की तैनाती की थी ताकि इमारत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और अंदर दाखिल होने वाले मुजाहिरीन को बाहर निकाला जा सके। जो लोग कैपिटल हिल में दाखिल हुए उन्होंने अमरीकी जमहूरियत की नफ़ी की। वो लोग जो तशद्दुद और तबाही के अमल में शरीक होते हैं वो हमारे मुल्क की अक्कासी नहीं करते, और आप में से जिन्होंने कानून तोड़ा है आपको उसकी कीमत अदा करनी होगी। मेरा वाहिद मकसद वोट के वकार को बचाना था और ऐसा करने के साथ साथ मैं अमरीकी जमहूरियत को बचाने की जंग भी लड़ रहा था। अब कांग्रेस ने नताइज का ऐलान कर दिया है और नई इंतजामिया 20 जनवरी से आएगी। अब मेरी तवज्जो इख्तिदार की मुंतकिली पर होगी। एक सदर की हैसियत से इस मुल्क के शहरियों की खिदमत करना मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज था और मेरे हामियों के लिए मेरा यही पैगाम है कि मैं जानता हूँ आप लोग मायूस हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सफर का तो अभी सिर्फ आगाज हुआ है। Our incredible journey is only just beginning. एक तरफ ट्रंप इक़्तिदार की मुंतकली की बात कर रहे हैं तो वहीं मुस्तकबिल के लिए पुरउमीद भी नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से तासुर उभर रहा है कि उनकी नज़रें 2024 के इंतखाबात पर हैं। लेकिन ट्रंप ने ये 2 मिनट का बयान ट्विटर पर उस वक्त जारी किया जब ट्विटर ने इस शर्त के साथ उनका अकाउंट बहाल किया कि अगर मुस्तकबिल में वो ट्विटर की पॉलिसीज़ की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनका अकाउंट मुस्तकिल बुनियादों पर ट्विटर से हटा दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त फेसबुक की भी पाबंदी का सामना है। फेसबुक वाजे कर चुका है कि जब तक ट्रंप सदर रहेंगे उनके अकाउंट पर पाबंदी रहेगी। दूसरी तरफ अमेरिका में एक नई बहस जारी है। सिक्योरिटी में नाकामी और नस्ली इम्तियाज़ के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। वाशिंगटन डीसी की मेयर ने कांग्रेस से एक कमीशन बनाने का मुतालबा किया ताकि सिक्योरिटी में नाकामी की वजूहात का पता लगाया जा सके। और सिर्फ यही नहीं, CNN ने सियाह फामों के हक में होने वाले मुजाहिरों और ट्रंप के हामी मुजाहिरीन के हवाले से एक रिपोर्ट बनाई है और दिखाया है कि कैसे सिक्योरिटी एहलकारों का रद्द-ए-अमल दोनों मुजाहिरीन के खिलाफ मुख्तलिफ था, दोनों मुजाहिरों में मुख्तलिफ था। कैपिटल हिल में मुजाहिरीन के साथ सिक्योरिटी एहलकार तस्वीर लेते हुए देखे जा सकते हैं और पुलिस को भी देखा जा सकता है कि वो किस तरह मुजाहिरीन को रास्ता फराहम कर रहे हैं। और इस मामले को सिक्योरिटी एहलकारों के दोहरे मयार के तौर पर देखा जा रहा है। वफाकी लॉ एंड इन्फोर्समेंट ने ट्रंप के हामी और सफ़ेद फाम मुजाहिरीन को सियाह फाम मुजाहिरीन से बिल्कुल मुख्तलिफ डील किया। गुज़िश्ता साल सियाह फामों के हक के लिए व्हाइट हाउस के पास होने वाले अमन मुजाहिरों से मुताल्लिक अफसरान को अहकामात दिए गए कि फौरी तौर पर इलाके को क्लियर किया जाए। कैपिटल हिल में जो हुआ वो ना होता अगर मुजाहिरीन मुसलमान या सियाह फाम होते। अगर कल के मुजाहिरीन सियाह फाम की तहरीक के होते तो उनसे इन गुंडों के मुकाबले बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से निपटा जाता। हम सब जानते हैं ये एक हकीकत है और नाकाबिले कबूल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।